हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। देखो, पिछले वीडियो में हमने ऑक्सीकरण अपचयन की रिएक्शन कंप्लीट की थी और वो भी 4 टॉपिक के आधार पर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, विद्युत धनी, विद्युत ऋणी और इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो ऑक्सीकरण अपचयन से रिलेटेड ही है, ठीक है। और उस टॉपिक का नाम होगा रिडॉक्स अभिक्रियाएं या अपौपचय अभिक्रियाएं। रिडॉक्स अभिक्रिया या अपौपचय अभिक्रिया क्या है वो आपको मैं बता दूं। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, देखो ये दोनों मैंने साथ साथ पढ़ाई थी और ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया साथ साथ चलती है हमेशा। मतलब इन प्रकार की अभिक्रियाओं में किसी पदार्थ के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागा भी जाता है तो किसी पदार्थ के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी किया जाता है। कोई पदार्थ ऑक्सीकृत भी होता है, कोई पदार्थ अपचयित भी होता है। किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तो किसी पदार्थ का अपचयन होता है। मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं अर्ध अभिक्रिया कहलाती है, दोनों साथ साथ चलती है। एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, एक पदार्थ का अपचयन होता है। एक पदार्थ के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, एक पदार्थ के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। तो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं हमेशा साथ साथ चलती है, यह अभिक्रियाएं अर्ध अभिक्रिया कहलाती है। और ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं को एक साथ मिलाकर क्या कहा जाता है? रिडॉक्स अभिक्रिया। रिडॉक्स अभिक्रिया का मतलब है, जैसे क्वेश्चन है ना, रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आंसर होगा ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया साथ साथ चलती है, ठीक है। और ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया को एक साथ मिलाकर क्या कहा जाता है? रिडॉक्स अभिक्रिया और अपौपचय अभिक्रिया। समझ गए? इसमें दोनों रिएक्शन आने वाली है, वो मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। देखो ध्यान देना, ऑक्सीकरण एवं अपचयन अर्ध अभिक्रिया कहलाती है, क्योंकि एक साथ चलती है। एग्जाम्पल लेना अगर हम चाहे, दोनों मैं एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूं और ये भी बताऊंगा कि कैसे इसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है, कैसे इसमें अपचयन भी हो रहा है। तो एग्जाम्पल नंबर या रिएक्शन नंबर फर्स्ट, मान लो जिंक की अभिक्रिया करवाए किससे? कॉपर सल्फेट से। किसके साथ करवाएं? कॉपर सल्फेट के साथ। तो आपको पता है जिंक हाई रिएक्टिव मेटल है, कॉपर को यहाँ से क्या करेगी? डिस्प्लेस करेगी, तो खुद जाके ऐड हो जाएगी ZnSO4 प्लस कॉपर। तो जिंक से तो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ZnSO4 बन रहा है, कॉपर सल्फेट से क्या बन रहा है? Cu। अब आप देखो जिंक है तो जिंक ये तो क्रियाकारक के रूप में, क्रियाफल के रूप में जिंक किससे जुड़ गया? सल्फेट से। मतलब जिंक में ऑक्सीजन आ गया, जिंक में ऑक्सीजन का संयोग हो गया, या जिंक में ऑक्सीजन का ये मान सकते हो संयोजन हो चुका है। और वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का संयोग होता है, कौन सी अभिक्रिया होती है? ऑक्सीकरण। तो ये वाली रिएक्शन तो क्या हो गई? ऑक्सीकरण। और यहाँ पर देखो कॉपर से ऑक्सीजन निकल रहा है तो अकेला कॉपर बच गया, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? अपचयन। ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? अपचयन। जिंक के साथ ऑक्सीजन जुड़ा मतलब ऑक्सीकरण, कॉपर से ऑक्सीजन निकला मतलब अपचयन। तो आप ये बोल सकते हो कि जिंक सल्फेट में ऑक्सीकरण हुआ है। यहाँ पर ऑक्सीकरण किसका हुआ है? जिंक का। किस में हुआ है? जिंक सल्फेट में। कॉपर सल्फेट का अपचयन हुआ है किसके अंदर? कॉपर के अंदर, ठीक है। तो देखो आप खुद पता लगा सकते हो, इस अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीकरण भी हो रहा है और इस अभिक्रिया के अंदर अपचयन भी हो रहा है। और ऑक्सीकरण और अपचयन जब दोनों एक साथ आ जाए तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती है? रिडॉक्स अभिक्रिया या अपौपचय अभिक्रिया। तो ये एक प्रकार की कौन सी अभिक्रिया हो गई? रिडॉक्स अभिक्रिया। और अगर एग्जाम्पल लेना चाहें, एग्जाम्पल की बात करें तो Fe2O3 प्लस CO FeCO2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3। देखो फेरस ऑक्साइड की रिएक्शन किससे करवाई है? कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो Fe और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई। अब आप देखो इसका संयुग्मी कौन है? Fe।
और इसका कौन है CO2। यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है ना, फेरस ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया, देख लो यहाँ पे Fe अकेला बच गया, इसका मतलब इसमें क्या हुआ है अपचयन, क्योंकि ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है अपचयन। यहाँ पर CO, तो देखो एक ऑक्सीजन बढ़ गया, CO2 हो गया, तो ऑक्सीजन जुड़ गया, इसका मतलब ये कौन से भी क्रिया हो गई ऑक्सीकरण, कौन से भी क्रिया ऑक्सीकरण, ये अपचयन और ये ऑक्सीकरण। तो बताओ दोनों अभिक्रिया एक साथ चल रही है कि नहीं चल रही है, इसमें अपचयन भी हो रहा है, कैसे पता लगाया, क्योंकि Fe2O3 से ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है अपचयन, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है ऑक्सीकरण। तो अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों एक साथ चल रही है, तो आप कह सकते हो सर दीज आर रिडॉक्स रिएक्शन। ये दोनों किस प्रकार की रिएक्शन है, बोथ आर रिडॉक्स रिएक्शन। दोनों किस टाइप की रिएक्शन हो गई रिडॉक्स। समझ गए होंगे बात। इन अभिक्रियाओं को बोला जाता है ऑक्सीकरण अपचयन अर्ध अभिक्रिया, मतलब एक बार ऑक्सीकरण हो रहा है एक बार अपचयन, तो दोनों आदि आदि हो रहे हैं, ठीक है। इन अभिक्रियाओं में एक चीज का और ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन आता है अपचायक पदार्थ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, अपचायक पदार्थ और एक होता है ऑक्सीकारक पदार्थ। अपचायक पदार्थ और ऑक्सीकारक पदार्थ, पहले मैं आपको बता दूं अपचायक पदार्थ किसे कहते हैं, ध्यान से सुनना। वह रासायनिक पदार्थ जिसका अभिक्रिया में ऑक्सीकरण हो रहा है और जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसी अन्य पदार्थ को अपचयित कर देता है। इलेक्ट्रॉन त्याग कर, क्योंकि दूसरा तो ग्रहण करेगा ना, किसी दूसरे पदार्थ को अपचयित कर देता है, ऐसे पदार्थ क्या कहलाता है अपचायक पदार्थ। आप रिएक्शन नंबर फर्स्ट में चलो, मैं क्या बोला, वह पदार्थ जिसका ऑक्सीकरण हो रहा हो या जिसका ऑक्सीकरण होता है, जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर अन्य पदार्थ को अपचयित करता है, अपचायक पदार्थ कहलाता है। देखो सुनो, पहले ऑक्सीकारक पदार्थ को भूल जाओ, वह पदार्थ जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो यहाँ पर देखो ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, जिंक का हो रहा है। जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है किसमें, जिंक सल्फेट के अंदर। वह पदार्थ जिसका ऑक्सीकरण होता है, तो ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, जिंक का। आप डेफिनेशन पर भी ध्यान रखो और आप रिएक्शन पर भी ध्यान रखो। वह पदार्थ जिसका ऑक्सीकरण होता है जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर, जिंक ने इलेक्ट्रॉन त्यागे, तो जिंक ने जो इलेक्ट्रॉन, ये प्लस का है Zn प्लस और SO4 माइनस का होता है, तो जिंक ने जो इलेक्ट्रॉन त्यागे ना वो किसने ले लिए, SO4 ने ग्रहण कर लिए। जिसका ऑक्सीकरण होता है जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर अन्य पदार्थ को अपचयित करता है। अपचयित कौन होगा, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये अपचयित हो गया, तो जिंक सल्फेट क्या हो गया, अपचयित, किसी अन्य पदार्थ को अपचयित करता है, अपचायक कहलाता है। तो जिंक यहाँ पर कौन सा पदार्थ हुआ, अपचायक। कौन सा पदार्थ हुआ, अपचायक पदार्थ। वह पदार्थ जिसका ऑक्सीकरण होता है जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर अन्य पदार्थ को क्या कर देता है, अपचयित कर देता है, ठीक है। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, अपचायक कहलाते हैं। तो जिंक यहाँ पर कैसा पदार्थ है, अपचायक, ठीक है। एक है ऑक्सीकारक पदार्थ, इसका उल्टा कर दो, वह पदार्थ जिसका अपचयन होता है, वह पदार्थ जिसका अपचयन होता है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अन्य पदार्थ को ऑक्सीकृत करता है, ऑक्सीकृत करता है, जो अन्य पदार्थ को ऑक्सीकृत करता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। अब यहां पर पता लगाना, देखो वह पदार्थ जिसका अपचयन होता है, तो यहां पर अपचयन किसका हो रहा है, कॉपर सल्फेट का। किसका अपचयन हो रहा है, कॉपर सल्फेट का अपचयन हो रहा है किसमें, कॉपर में। किसमें हो रहा है, कॉपर में। तो इसका अपचयन हो रहा है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अन्य पदार्थ को क्या कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है। तो देखो यहाँ पर जो अपचयन हो रहा है ना,
ये अपचयन किसका हो रहा है? CuSO4 का। तो ये कौन सा पदार्थ हो गया? ऑक्सीकारक पदार्थ। ये कौन सा पदार्थ हो गया? ऑक्सीकारक पदार्थ। ऐसे आप पता लगा सकते हो, जिसका ऑक्सीकरण होता है ना वो अपचायक पदार्थ होता है, और जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक पदार्थ होता है। समझ गए? तो ध्यान रखना, कई बार इनकी क्या पूछ ली जाती है? डेफिनेशन पूछ ली जाती है, और दोनों को एक साथ मिलाकर हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ये था ऑक्सीकरण अपचयन से रिलेटेड, कुछ टॉपिक बच गया था। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ने जा रहे हैं तीव्र एवं मंद अभिक्रिया। देखो एक बार, देखो संयोजन अभिक्रिया हो गई, वियोजन अभिक्रिया हो गई, विस्थापन अभिक्रिया हो गई, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गई, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया हो गई। अब 6 नंबर पर चलेगी कौन सी? तीव्र एवं मंद अभिक्रिया। रिएक्शन नंबर 6, तीव्र एवं मंद अभिक्रिया, फास्ट एंड स्लो रिएक्शन। फास्ट एंड स्लो रिएक्शन। ठीक है, अब ध्यान देना देखो फास्ट और स्लो रिएक्शन, इसमें कोई अलग से कोई आप सोच रहे हो कोई अलग से ऐसा कोई मैं मैटर नहीं डालने वाला। अब फास्ट अभिक्रिया या जो फास्ट रिएक्शन है या स्लो रिएक्शन, वो क्या है? कोई रासायनिक अभिक्रिया अगर जल्दी से पूरी हो जाए, सेकंडों में पूरी हो जाए, वो तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। और अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया सेकंड क्या कई घंटों तक ही पूरी नहीं हो, कई दिनों तक ही पूरी नहीं हो, कई कई महीने लग जाए, तो ऐसे अभिक्रिया क्या कहलाती है? मंद अभिक्रिया। लेकिन ऐसे डेफिनेशन तो हम लिख नहीं सकते ना, तो इसकी रासायनिक अभिक्रिया, तीव्र की रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारकों को मिलाने पर वह अभिक्रिया शीघ्रता से ही उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारकों को मिलाने पर शीघ्रता से ही उत्पाद का निर्माण हो जाता है, ऐसे भी क्रियाएं तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। और जिनमें शीघ्रता से उत्पाद का निर्माण नहीं होता है, कई दिनों तक का टाइम लग जाता है, ऐसे अभिक्रिया क्या कहलाती है? स्लो रिएक्शन कहलाती है। तो देखो सबसे पहले बात करें किसकी? तीव्र अभिक्रिया की। वह अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक शीघ्रता से मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं। उत्पाद का निर्माण करते हैं। और ये इस प्रकार की अभिक्रियाएं सेकंडों में ही कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया से रिलेटेड आपको एक और टॉपिक पढ़ना है, अर्ध आयुकाल। अर्ध आयुकाल, देखो अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं? क्रियाकारकों की आधी मात्रा को क्रियाफल में बदलने में लगा समय। ध्यान देना, एक बार नोटिस करना, तीव्र रिएक्शन तो आप समझ ही गए, वह भी क्रिया जिसमें क्रियाकारक शीघ्रता से मिलकर किसका निर्माण करते हैं? उत्पाद का। इन रासायनिक अभिक्रियाओं का अर्ध आयुकाल बहुत कम होता है। और अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं? वह काल या वह समय जिसमें अभिकारकों की आधी मात्रा कितनी जल्दी उत्पाद में बदल जाती है। अब इसकी डेफिनेशन कैसे बनाओगे? अभिकारकों की आधी मात्रा को उत्पाद में बदलने में लगा समय। अभिकारक की आधी मात्रा को उत्पाद में बदलने में लगा समय।
अभिकारक की आधी मात्रा को उत्पाद में बदलने में लगा समय। मतलब आपने क्रियाकारक डाला नहीं, उससे पहले आधा क्रियाकारक तो क्या बना चुका है, क्रियाफल बना चुका है। डालता ही आधा अभिकारक क्या बना चुका है, उत्पाद बना चुका है। ठीक है, तो अभिकारक या क्रियाकारक की आधी मात्रा को उत्पाद में बदलने में लगा समय, कि कितनी जल्दी आधी मात्रा उसमें बदल चुकी है। वो जो समय है ना, उस समय को बोला जाता है अर्ध आयु काल। और जो तीव्र विक्रियाएं होती है उनका अर्ध आयु काल होता है 10 की घात -10 सेकेंड, 10 की घात -15 सेकेंड, ऐसा उनका अर्ध आयु काल होता है। जैसे कुछ रिएक्शंस में लिखूं, रिएक्शन की अगर हम बात करें तो एक रिएक्शन तो ले लें हम, हाँ, NaOH प्लस HCl क्या बना, NaCl प्लस H2, NaCl प्लस H2। ये रिएक्शन आपने पढ़ रखी है। ये क्या है, प्रबल क्षार है और ये क्या, प्रबल अम्ल। ये लवण बन गया और पानी निकल गया। ये एक फास्ट रिएक्शन है और इसका अर्ध आयुकाल कितना है, 10 की घात -10 सेकेंड। मतलब इतने कम टाइम में जब इनको मिलाओगे ना आप, इतने कम टाइम में ही लवण बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये क्रियाकारक है और ये क्रियाफल है। 10 की घात -10 सेकेंड में ही ये क्रियाकारक उत्पाद में बदलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सभी क्रिया का अर्ध आयुकाल है। क्वेश्चन पूछा था कई बार छोटा कि अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं, या आपको रिएक्शन दे दे और पूछ ले कि इस अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कितना है, या ऐसे बता दे कि 10 की घात -10 सेकेंड वाली अर्ध आयुकाल वाली अभिक्रिया कौन सी है। ये आपको ध्यान रखना है, एक तो ये वाली। ठीक है, और अगर रिएक्शन की बात करें हम तो AgNO3 प्लस AgNO3 की रिएक्शन किससे करवाएं, HCl के साथ। किसके साथ करवाएं, HCl के साथ। तो ये बन गया AgCl प्लस HNO3। देखो सिल्वर नाइट्रेट की भी क्रिया किससे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। तो ये AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड बन जाता है और हाइड्रोजन नाइट्रेट निकल जाता है। तो ये भी एक फास्ट रिएक्शन है। इस अभिक्रिया में जब आप इन दोनों को मिलाते हो ना, तो शीघ्रता से AgCl का सफेद अवक्षेप मिल जाता है। इसका क्या मिल जाता है, श्वेत अवक्षेप। श्वेत अवक्षेप मिल जाता है। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाने पर ये मिल रहा है आपको। और जैसा मैं एक एग्जांपल दूं, एक प्रकाश संश्लेषण की भी क्रिया आपने पढ़ी होगी ग्लूकोज वाली, जैसे 6CO2 प्लस 6H2O, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2। ये देखो आप, ये कौन सी भी क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की। कौन सी भी क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण। आप पढ़ के आए हो 6th 7th 8th में, प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधों के द्वारा भोजन बनाने की भी क्रिया है। ये पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल, खनिज लवण, सनलाइट और पर्णरित, इसकी उपस्थिति में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। और इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया है ना, ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है, बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। और इसका अर्ध आयुकाल है 10 की घात -15 सेकेंड। इसका अर्ध आयुकाल 10 की घात -10 सेकेंड। इसका भी लगभग सेम है। तो ये थी कौन सी रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन थी ये, फास्ट रिएक्शन। समझ गए होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम धीमी अभिक्रिया या स्लो रिएक्शन की। धीमी अभिक्रिया, स्लो रिएक्शन।
अब जहाँ पर हमने तिरोभी क्रिया पढ़ी थी उसका उल्टा कर देना, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारकों को मिलाने पर उत्पाद बनने में अधिक समय लगता है, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? धीमी अभिक्रिया। क्रियाकारकों को मिलाने पर, क्रियाकारकों को मिलाने पर उत्पाद बनने में अधिक समय लगता है, ऐसे भी क्रियाएं क्या कहलाती है? धीमी अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल की बात करूं तो देखो, Fe2O3.3H2। देखो ये रिएक्शन है 4Fe3O2 6H2। ये तो बैलेंस करने के लिए मैंने बता रखा, बाकी क्रियाकारक क्या है? लोहा। लोहे की भी क्रिया किससे हो रही है? ऑक्सीजन और जल से। ऑक्सीजन और जल से तो क्या बन रहा है? ये फेरस ऑक्साइड। मतलब ये क्या बन गया? ये जंग का सूत्र है, जंग का सूत्र। चलो आप तो नोटिस करना, धीमी अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया अगर आपने क्रियाकारकों को मिला भी दिया तो क्रियाफल बनने में काफ़ी टाइम लग जाता है। कितना टाइम लग? घंटे भी लग सकते हैं, दिन भी लग सकते हैं, महीने भी लग सकते हैं। ऐसी भी क्रियाएं क्या कहलाती है? धीमी अभिक्रिया। उसका मैंने एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल डाला, लोहे पर जंग लगना। क्या बताओ, लोहे पर जंग सेकंडों में लग जाती है क्या? घंटों में लग जाती है क्या? दिनों में लग जाती है? टाइम लगता है कि नहीं लगता? मान लो आपने लोहे को बाहर गार्डन में डाल दिया, लोहे को बाहर गार्डन में डाल दिया, तो गार्डन में आप देखोगे गार्डन में ऑक्सीजन भी है और गार्डन के अंदर नमी भी है। नमी का मतलब पानी भी है। वो दोनों रिएक्शन करेंगे किसके साथ? लोहे के साथ। तो ये तो लोहा, बाहर ऑक्सीजन है कि नहीं है, और ये नमी है कि नहीं। जब तीनों रिएक्शन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा फेरस ऑक्साइड डॉट 3H2O। मतलब जंग के अंदर ये 3 अणु पाने के क्रिस्टलन वाटर है। आपने पढ़ रखा है ये जो सूत्र बना है ना, ये किसका बना है? जंग का। तो आप कह सकते हो कि सर लोहे पर जंग लगना एक धीमी प्रक्रिया है। बिल्कुल धीमी प्रक्रिया है, इसका अर्धायुकाल तो बहुत ज़्यादा होता है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो एक धीमी प्रक्रिया है, धीमा प्रोसेस है। एक और रिएक्शन आप डाल सकते हो, और वो रिएक्शन है जब हमने साबुनीकरण अभिक्रिया पढ़ी थी, एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया एथेनॉल से करवाई थी। CH3COOH प्लस C2H5OH। इस अभिक्रिया में क्या बना था? एस्टर बना था कि नहीं बना था? CH3COO C2H5S2। यहाँ से आप S2 निकाल दो, ये बच गया। तो ये क्या बचा? एस्टर। इसको एथिल एसीटेट भी बोल सकते हो आप, एथिल एसीटेट। ये एसिटिक अम्ल है और ये क्या है? एथेनॉल। ये लो, ये भी एक धीमी अभिक्रिया है, ये भी एक धीमी अभिक्रिया है। समझ में तो आ ही रहा होगा, आपको करना कुछ नहीं है, बस ये अभिक्रियाएं याद करनी है, ये रिएक्शन रटनी है आपको। समझ में आ रही होगी बात? तो ये धीमी और तीव्र अभिक्रिया भी कंप्लीट हो चुकी है।